प्रथम वैदिक कॉन्फ्रेंस वेदों में विज्ञान के जम्मू कश्मीर में आयोजन के लिए मैं विज्ञान भारती, विज्ञान परिषद तथा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूँ। 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी तो उस समय भारत की इकॉनमी, एजुकेशन, कल्चर, फिलॉसफी मैं समझता हूँ कि ये भारत का प्रमुख आधार था। हम लोग भी जब विद्यार्थी के नाते एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के रूप में जब पढ़ते थे तो उस समय भी ये बात समझ में आती थी कि सभ्यता और संस्कृति का इंजन दुनिया का वो भारत ही था। और मुझे लगता है कि जिसने केवल वेस्टर्न वर्ल्ड को ही स्टोन एज से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा एक नई सामाजिक आर्थिक नींव भी रखी। आप सब जानते हैं यानी 70 के दशक में एक विदेशी इतिहासकार और शोधकर्ता हमारे देश भारत के उस गौरव को जुटाने में जुटे। बीच बीच में उनके कुछ रिसर्च पेपर भी निकलते थे और उसके कारण जो लंबे समय तक हमारी दास्ता थी, कॉलोनियल रूल था, उससे जो धूल जमी थी उसको खुरेच करके वास्तविकता को सामने कैसे लाया जाए ये प्रयत्न हुआ। लेकिन ये सच्चाई है कि सैकड़ों साल की गुलामी ने जो हमारा नॉलेज सिस्टम है इस पर इतनी धूल इकट्ठा कर रखी है कि हम सभी लोग, अधिकांश लोग वास्तविक छवि नहीं देख पा रहे। और मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर भी उसी का हिस्सा था। उस विदेशी तंत्र से इस कदर प्रभावित था कि मैं कह सकता हूँ कि कोई सोया हो तो गांव के लोग कहते हैं कि कोहनी लगा के जगा दीजिए। अगर मैं परिष्कृत रूप से अंग्रेजी में इसे कहूँ तो गिव हिम ए जेंटल नज। भारतवर्ष के मन को नज दे करके जगाने का काम मुझे लगता है कि 10-11 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किया। और 11 दिसंबर 2014 को न्यूयॉर्क से उन्होंने योग के माध्यम से भारत की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की तरफ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा भी मुझे लगता है कि शुभ समाज और उससे जुड़ी व्यवस्था, संस्थानों को जगाने का एक बड़ा काम हुआ और सभी नागरिकों से एक बड़ा अनुरोध उन्होंने आगे चल करके किया कि ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, कॉलोनियल माइंडसेट, इससे देश को कैसे बाहर निकाला जाए, इसे कैसे समाप्त किया जाए और इसका कोई तिनका हमारे बीच में न रहे। मैं समझता हूँ यह आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण, या कहूँ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसके कारण आत्मगौरव का भाव निश्चित रूप से भारतवासियों का जागृत हुआ है। पुनः अपने विरासत को लेकर के एक नया आत्मविश्वास भारत के नागरिकों में जागृत हो रहा है। विज्ञान भारती के साथ जो 1991 से इस दिशा में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं वो भी मेरी इस राय से सहमत होंगे कि आज भारत के बड़े बड़े आलोचक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह देश हजारों हजार वर्ष से विज्ञान और अध्यात्म का पावर हाउस रहा है। अभी हाल ही में विलियम डेल रिम्पल को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने जो लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, इंडियन लर्निंग, इंडियन रिलीजियस इंसाइट्स एंड इंडियन आइडियाज आर अमंग द crucial foundations of our world, but perhaps it is in the scientific rather than spiritual ideas that India stood out most dramatically.
India's intellectual influence traveled far to the west, giving us not only crucial mathematical concepts such as zero, but also the very form of the numbers we all use to this day, unquote. विलियम डैल रिम्पल उस सच की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे कुछ दशक पहले तक लोग स्वीकार करने में हिचकते थे, जो सैकड़ों साल से हमारे मस्तिष्क पर जमी धूल की वजह से हमारी चेतना से भी गायब हो गया था। अब आत्मगौरव के भाव के साथ साथ अपनी इस विरासत के प्रति समाज में एक ओनरशिप की भावना भी जागृत हो रही है। विलियम डैल रिम्पल ने अपनी लेखनी में एक सवाल और भी उठाया है कि सैकड़ों साल से वेस्टर्न राइटर्स दावा करते हैं कि अंग्रेजी राज ने भारत में सभ्यता की नींव रखी। वो आगे लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने सारे रिसर्च के पश्चात हैरानी इस बात की हो रही है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक और सबसे परिष्कृत सभ्यता थी, मैंने भारत की सभ्यता, वहाँ अंग्रेजों ने कौन सी नई सभ्यता को जन्म दिया होगा। और आगे लिखते हैं वो, हाउ वुड यू सेट आउट ऑफ ब्रिंग सिविलाइजेशन टू ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू रिकॉग्नाइज्ड हैज़ बीन सुप्रीमली सिविलाइज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न सिर्फ विश्व की नई आर्थिक शक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं, बल्कि हम उस सम्मान और गौरव को भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को वैदिक काल में उपलब्ध था। आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम आत्म प्रशंसा करें, वेद उपनिषद पढ़कर अपने कर्तव्यों की हम इतिश्री समझ लें, बल्कि हम वेदों में मौजूद ज्ञान को दोबारा प्रयोग में कैसे लावें, ये हमारी असली बड़ी चुनौती है। उसे कैसे हम प्रैक्टिकल बना सकें, उसे सहज रूप से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, उस चेतना के प्रथम तल पर कैसे हम उसे स्थापित कर सकते हैं, संपूर्ण दुनिया में उसे कैसे हम फैला सकते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा भारत को एक बार पुनः नॉलेज इकानमी हम कैसे बना सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें यहाँ अनेक कुलपति महोदय हैं, विद्वान लोग हैं, शोधार्थी हैं, इन सब लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और इसलिए मैं प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर से शोधार्थियों से, कि आपको आने वाले दिनों में इसके लिए कृत संकल्पित होकर के काम करना होगा। जब वेदों की रचना हुई थी तब अलग कालखंड था, आज बहुत बदलाव आ गया है। विशेष रूप से जो हमारा यूथ है, युवा वर्ग है, एक ऐसे कॉम्पिटिटिव दौर से गुजर रहा है जहाँ प्रतिदिन एक नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन का जन्म हो रहा है। उसका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए उसे सहज भाषा में अपनी अमूल्य निधियों को सामने रखने का कौन सा प्रबंध हम कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टारगेट रीडर्स हैं, उन्हें मॉडर्न परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर एक बात मैं कहूँ कि संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र आपके बीच में करूँ, तो अमेरिकन संस्कृत स्कॉलर शेल्डन पोलक ये लिखते हैं कि संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड ऑफ मेन। और आज दुनिया के महान वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। नासा के रिसर्च साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए अनेक विद्वान इनोवेटर्स ये कह रहे हैं कि बड़े से बड़े डाटाबेस को एनालाइज करने के लिए संस्कृत से बेहतर कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। अब नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डिज़ाइन करने में भी संस्कृत के श्लोक का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। और अब एकेडमिक फील्ड से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है यह तथ्य क्लासरूम तक पहुँचे, हमारी युवा पीढ़ी हजारों सालों तक स्पोकन लैंग्वेज में महत्ता रखने वाली इस भाषा के बारे में समझे और उसमें रुचि ले, कैसे उस रुचि पैदा की जा सके,
वेदों में विज्ञान के लिए, साइंस के लिए जो जानना था, हमारे पूर्वजों ने उसे जान लिया था। मॉडर्न साइंस उससे भी आगे निकल गई है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा और इसलिए अतीत की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर एक ब्राइटर फ्यूचर निर्मित करने पर हम कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक दूसरी बड़ी आवश्यकता इतिहास को सुधारने और उसके सही रूप को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और लोगों तक पहुंचाने का सटीक काम करते थे। अनेक कारणों से आधुनिक काल में भारत अपना सही इतिहास लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए और इसलिए लोग दावा करने लगे कि पर्सिया से कुछ हमारे पास आया तो कुछ चीज़ें मुगल काल में हमारे पास आईं। अध्ययन अगर आप करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं, तथ्यहीन हैं। जानबूझ करके कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन खोजों, अन्वेषण को साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय विज्ञान अपने शिखर पर था, उस समय तो पर्सिया में दूर दूर तक साइंस का जिक्र तक नहीं मिलता था। पर्सिया में साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी का पहला जिक्र 8वीं शताब्दी में मिलता है और वो भी भारतवर्ष की वजह से वो पहुंचा। एडमंड ब्रॉसवर्थ, पैट्रिसिया क्रोन, ह्यूज कैनेडी, केविन वान जैसे अनेक रिसर्चर्स ने खालिद इब्न बर्मा का जिक्र किया है। वो मैथमेटिक्स पढ़ने जम्मू कश्मीर आए थे। यहाँ से वह ज्ञान का भंडार लेकर के गए। उसके बाद खालिद के बेटे ने अनेक दूत उज्जैन भेजे, जिन्होंने इंडियन मेडिसिन, मैथ और एस्ट्रोनॉमी सीखी। अनेक इंडियन स्कॉलर्स को अपने साथ बगदाद ले गया और संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद कराया गया। ये सारे लिखित दस्तावेज मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं। अनेक रिसर्चर्स ने, दुर्भाग्य है कि वो हमारे देश के रिसर्चर नहीं हैं। 12वीं शताब्दी में यूरोप का पुनर्जागरण, यूरोप फर्स्ट रेनेसां, भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला के खजाने की देन थी। ये दुनिया जानती है, यूरोप के लोग मानते हैं। यानी उससे भी हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो भी धूल कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से पड़ी थी, उसे हटाकर नई पीढ़ी को बताने का काम हमें करना होगा। हमारी आधुनिकता विश्व में अग्रणी रही है। समस्त मानवता को साइंस का जो उपहार भारत ने दिया है वह अतुलनीय है। नई पीढ़ी को सरल और सहज भाषा में महान प्रतिभाओं से परिचित कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के बारे में हमारी युवा पीढ़ी कैसे जाने, जिन्होंने एक संपूर्ण ज्ञान प्रणाली को, कंप्लीट नॉलेज सिस्टम को तैयार किया। प्राचीन भारत में भारत के लर्निंग ट्रेडिशन को समृद्ध बनाया और वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल साइंस, एग्रीकल्चर, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आज क्लास 10 से ही बच्चों को जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी पढ़ाई जा रही है, जबकि उससे 2000 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने एटम का सिद्धांत दिया था और उन्होंने लिखा, जल सूर्य मरीच स्थल यसूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य खस्तमो भागः परमाणु स उच्यते। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों का मूल तत्व परमाणु है और परमाणु वह सूक्ष्मतम मैटर है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह परमाणु नित्य है, अतीन्द्रिय है और संख्या में अनंत है। खिड़की से आते हुए सूर्य के प्रकाश में जो सूक्ष्म कण दिखाई देता है, उसका 6वां भाग परमाणु है। ये हमारे श्लोक में लिखा हुआ है। पीड़ा इस बात की हमारे बच्चे डाल्टन थियरी के बारे में तो जानते हैं,
लेकिन महर्षि कणाद के बारे में हम नहीं बता पाए अपनी युवा पीढ़ी को। रुचि भी नहीं है, कम लोगों की है। एटम का सिद्धांत जो भारत हजारों वर्ष पूर्व दिया, उसकी जानकारी हम अपने लोगों को नहीं दे पाए। इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हमारी गुलामी की मानसिकता थी, व्यवस्था थी, आत्महीनता की भावना रही। और मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिससे फिर से भारत का पुनर्जागरण हो सकता है, अगर सही मायने में हमने उससे धरती पर उतारने का काम किया। सैकड़ों साल से जिस झूठ को दोहराया गया उसे दुरुस्त करने में समय तो लगेगा, एक दो पीढ़ियों को खपना होगा। और ठीक कहा मेरे पूर्व के लोगों ने कि अभी तो 30-35 साल से काम शुरू हुआ, हमारे जीवन में नहीं तो आने वाले बच्चों के जीवन में होगा। लेकिन हमारी अपनी संतानों के लिए इस भगीरथ काम को करना ही होगा। वेदों में मौजूद मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ के ज्ञान की जानकारी, अपने पूर्वजों के साइंटिफिक उपलब्धियों को युवा पीढ़ी को पहुंचाने की जिम्मेदारी खासतौर से शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कृपा करके लें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा विज्ञान भारती का, अन्य साइंस एकेडमीज़ का जो इस दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन अब समय आ गया कि सभी संस्थाओं को मिलकर के सामूहिक प्रयास करना होगा ताकि हम इतिहास को सुधारने के साथ साथ वर्तमान ज्ञान प्रणाली को भारत की उपलब्धियों के संदर्भ में बेहतर बना सके। इस अवसर पर मैं जरूर कहूँगा कि हमारे वेद उन मूल्यों और आदर्शों का स्रोत भी रहे हैं जिन्होंने सदियों से भारत को और भारत की संस्कृति को कायम रखा है। बहुत से मित्र शायद जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अंगस मैडिसन। उनकी टीम लंबे समय से एक शोध कर रही थी, दुनिया के सभी देशों के GDP का ग्रोथ कैसे हुआ। इस पर उनका एक बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और उसमें जो बात कही गई है बड़े गौर देने की ज़रूरत है। उनके रिसर्च पेपर के मुताबिक प्राचीन काल में माने 1100 शताब्दी के पूर्व दुनिया की GDP में भारत का शेयर 33% था। वर्ल्ड इकानमी में हमारा शेयर 1/3 था। ये विकसित भारत था। 15वीं शताब्दी आते आते ये शेयर हमारा घटने लगा, करीब 28-29% पर आ गया। और जब हम दुनिया की इकानमी में 33% हमारा शेयर था, पूरा यूरोप मिला करके 11% शेयर था। दुनिया का जो सबसे ताकतवर और विकसित देश अमेरिका माना जा रहा है, 0.5% से कम था इसका शेयर। 2015 आते आते 28-29% हमारा शेयर पहुंच गया। उस समय भी यूरोप, अमेरिका कहीं हमारे आप सामने नहीं टिके हुए थे। आक्रमणों का सिलसिला चालू हुआ, गुलामी का दंश हमने झेला, पता नहीं क्या क्या देश से लूट लिया गया, वैभव, हमारी संपत्ति, संपदा, सब कुछ लूट के, और गुलामी की विभीषिका से जूझते जूझते जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, पार्टीशन हुआ। 1950 में फिर से जब विश्लेषण हुआ तो वर्ल्ड GDP में हमारा हिस्सा 4%, 4% रह गया। अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो आकलन किया है, फिर से हम 15% पर पहुंच गए, 15% पर पहुंच गए। लेकिन अगर वैसा भारत देखना है तो निश्चित रूप से हमें फिर से 25% और 33% की यात्रा तय करनी है। और एक बात समझिए कि हम सोने की चिड़िया इसलिए नहीं थे कि भारत में बहुत सोने की खदानें थी, गोल्ड माइंस थी, बिल्कुल नहीं थी। हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हमारे पास इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, लर्निंग के सेंटर हमारे पास थे। दुनिया के कोने कोने से लोग
पढ़ने हमारे पास आते थे। आज लोगों को नॉलेज इकॉनमी की बात चली है, पता चली है। हमको तो यह बात पता नहीं, हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता थी। तो मुझे लगता है कि इस काम को करने का जिम्मा आप ही लोगों पर है, और उस जिम्मेदारी को हम ठीक से निभावें। क्योंकि सामान्य रूप से चर्चा तो हम NEP की बहुत करते हैं, सेमिनार भी बहुत करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो कितने ऐसे संस्थान हैं हमारे शिक्षण के जो सही मायने में NEP को लागू करते हैं। बहुत रेयर, मुश्किल से मिलेंगे। मैंने कहा कि समय लगेगा, नई चीज़ है, जड़ता तोड़ करके सिस्टम के बाहर निकलना ये सामान्य रूप से कोई स्वीकार नहीं करता है। आदत जब पड़ गई एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना ही है, किताब से पढ़ना ही है, तो सिस्टम से बाहर निकलने में समय लगेगा। लेकिन ईमानदारी से, निष्ठा से हम उस प्रयास को करें, तभी विकसित भारत की ओर हम अपनी यात्रा और मंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी का परिणाम हमने दुष्परिणाम झेला है। अब जरूरत इस बात की है कि समाज का सभी वर्ग मिलकर के सामूहिक ऊर्जा से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने साइंस की बेहतरी के लिए एक साथ काम करे। हमारी एकता ये सुनिश्चित करे कि कॉलोनियल माइंडसेट से जुड़े हर एक चिन्ह को मिटाना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उस संस्कृति को हम स्थापित करना चाहेंगे जो हजारों वर्ष से सहिष्णु है, सर्वव्यापी रही है। और श्रीमद् भागवत गीता में मेटलर्जिकल साइंस, धातु कर्म विज्ञान की भी चर्चा हुई। महाभारत में बॉटनी का जिक्र है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में साइंस के खजाने मौजूद हैं। अर्थशास्त्र, आर्किटेक्चर की शुरुआत हमारे यहाँ हुई। 8वीं शताब्दी में महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने पहले ही अध्याय में कहा, बहुभिर्विप्रलापे की त्रिलोकये सचराचरे यद किंचित वस्तु ततः सर्वगणितेन विना नहीं। अर्थात इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके मूल में गणित न हो। ये सच्चाई है, और वैदिक संख्या पद्धति ही आज मॉडर्न वर्ल्ड का मूल आधार है। फिजिक्स के फोर्स, मोशन, एनर्जी, पावर, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी सिद्धांतों का जिक्र वेदों में मिलेगा। अग्नि को ऊर्जा का मूल आधार हमारे यहाँ माना गया है, और विश्व को बताया भी गया एनर्जी नष्ट नहीं होती है, इसका केवल रूपांतरण होता है। यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड जब स्टोन एज में थे, तब उन्हें पृथ्वी गोल है या चपटी है इसका ज्ञान ही नहीं था। और तब ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने लिखा कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के हजारों वर्ष पूर्व वैशेषिक दर्शन में ग्रेविटी थियरी का जिक्र हमारे यहाँ हुआ। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, यह तथ्य हमें गौरव का भाव पैदा करता है। मैं आग्रह करूँगा कि हमें इन जानकारियों को नए करिकुलम के द्वारा कैसे संस्कारित करें, ये काम हमें करना है। आज पहले वैदिक कॉन्फ्रेंस से हमने भारत की संस्कृति, हमारे मूल्यों, हमारे आदर्शों और हमारे विश्व दृष्टिकोण को सराहने, उसे मानव हित में लगाने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास जम्मू से हुआ है। यह कॉन्फ्रेंस भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए बेहतर टीचिंग लर्निंग टूल्स की दिशा में भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं एक बार पुनः आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आवश्यकता है आज भारत को, आपके प्रयास को माता वैष्णो देवी पूर्ण सफलता दें, ताकि फिर से हम नॉलेज इकॉनमी और विकसित भारत बन सकें। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।